भारत का संसद और उसके दो घर, टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। चर्चा करेंगे आज इसके बारे में, क्योंकि हाल ही में राज्यसभा के एक राज्य के द्वारा कुछ इलेक्शंस किए गए हैं, जिसके तहत जो भी सीट्स वकेट हुई हैं उन सीट्स पे दोबारा एलोकेशन किया गया है। आइए जानते हैं कैसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस कर पाएं। बात हो रही है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा की। राज्यसभा के बारे में एक एक चीज जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, और आपको यह भी बताएंगे हाल ही में जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव का प्रोसीजर राज्यसभा में किस तरीके से देखा जाता है। तो ये कुछ हेडलाइंस अपेयर हुई हैं कल और आज कि बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं यूपी राज्य से राज्यसभा में। समाजवादी पार्टी ने दूसरी तरफ 2 सीटें जीती हैं। जया बच्चन जी जो है एक कैंडिडेट रही हैं इन उत्तर प्रदेश। क्रॉस वोटिंग हुई है, राज्यसभा इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से कई सारी हेडलाइंस आई हैं। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से एंड टू एंड जो फोकस है वो राज्यसभा पे होगा। तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, 2 सदन हैं, 2 घर हैं। जो अपर हाउस है उसे कहा जाता है राज्यसभा, लोअर हाउस को कहा जाता है लोकसभा। जो अपर हाउस है जिसे राज्यसभा कहा जाता है, राज्यसभा तो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यानी कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो राज्यसभा में आकर बैठते हैं। सो राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा की बात करी जाए तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है, एक ऐसा चेंबर है जिसमें थोड़े से मैच्योर लोग बैठते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। इस वजह से राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ एल्डर्स। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रति दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बनाने जरूरी है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम राज्यसभा कहते हैं ये अपर हाउस होता है, और हाउस ऑफ पीपल जिसे हम लोकसभा कहते हैं, यहां पे जो मेंबरान है ये डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के रिस्पेक्टिव हेड्स होते हैं। उन हेड्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लोकसभा के जो हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको कहा जाता है स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और दूसरी तरफ जो राज्यसभा के मुखिया होते हैं, राज्यसभा के जो हेड होते हैं, उनको कहा जाता है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, ये पोजीशन एक एक्स ऑफिशियो पोजीशन है। आई रिपीट, दिस पोजीशन इज एन एक्स ऑफिशियो पोजीशन। एक्स ऑफिशियो पोजीशन का मतलब यह होता है कि ये जो पोजीशन है ये किसी को ऑक्यूपाई करने की या इलेक्शन लड़ने की इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए जरूरी नहीं है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो ऑक्यूपेंसी होगी वो ऑटोमेटिकली उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की होगी। कहने का मतलब यह है जो भी भारत के वीपी है या वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली बिना किसी डिस्कशन के, बिना चुनाव के अपने आप राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे और इसको हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। अब आपको राज्यसभा के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताएंगे। राज्यसभा जो है वो बनाया जाता है, यानी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मेड वाया आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 80 यानी 80। जो आर्टिकल 80 है संविधान का, वो स्टेट करता है कि राज्यसभा की कॉम्पोजिशन किस तरीके से देखी जाएगी। कॉम्पोजिशन का मतलब है राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, किस तरीके से वो मेंबर्स चूज करे जाएंगे और मेंबर्स किस कैटेगरी के होंगे। तो आर्टिकल 80 जो है वो स्टेट करता है राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ तकरीबन 250 होगी। इट विल हैव 250 एमपीज। तो ये आप ध्यान रखोगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, 250 मेंबर है। ये जो 250 एमपीज है इसका एक स्प्लिट देखा जाता है। स्प्लिट यानी 250 एमपी, सारे एमपीज ऐसे नहीं है जो कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ही होंगे।
लेकिन इसमें से 12 एमपी ऐसे होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेशन का मतलब यह है कि इन एमपीज को राष्ट्रपति द्वारा उस पोजीशन पे बिठाया जाएगा। किस बेसिस पे बिठाया जाएगा यह आपको समझाते हैं। तो जो नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं जिनकी संख्या 12 होगी, इनको बिठाया जाता है, जो इन पोजीशन पे बिठाया जाता है उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अपने काम में एक महारत हासिल करी है, पूरी सारी जिंदगी तपस्या करके मेहनत करके एक नाम हासिल करा है। इस वजह से यहां पर कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। इन क्राइटेरिया अनुसार, 4 क्राइटेरिया अनुसार आप मेंबर्स को नॉमिनेट करते हो, राष्ट्रपति मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। अब उन पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि आप किसको ये नॉमिनेट करते हो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और क्या वो इंसान, क्या वो जो भी जिन्होंने भी महारत हासिल करी है, क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसका एक कोड वर्ड है, एक एक्रोनिम है जो आप ध्यान रखेंगे। वो एक्रोनिम है लैस। लैस का मतलब हुआ लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। आई रिपीट, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करा जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के तहत जावेद अख्तर साहब और कई एक्ट्रेसेस जैसे कि रेखा जी हैं, इनको इलेक्ट किया गया, इनको नॉमिनेट किया गया, इलेक्ट नहीं नॉमिनेट किया गया। सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया, और ऐसे ही कई सारे लोगों को जो कि जिन्होंने सिद्धि हासिल करी है, जो प्रसिद्ध रहे हैं, जो सक्सेसफुल रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस में, इन क्राइटेरिया में, उन सबको अपॉइंट किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये नॉमिनेटेड सीट्स हैं। इसके सिवा 238 सीटें बची, 238 सीट्स जो हैं वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से आएंगे, स्टेट्स और यूटी के रिप्रेजेंटेटिव से आएंगे 238 एमपीस। अब आपको खास बात यहां पे ये बताते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, 250 में से सिर्फ और सिर्फ 245 सीट्स ऑक्यूपाइड है। 245 सीट्स में से 12 एमपी पूरे नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेटेड एमपीस की लिमिट है 12। उसके सिवा बची 233 सीट्स। 233 सीट्स जो है वो स्टेट्स और यूटी से आती हैं। तो स्टेट्स और यूटी से 225 स्टेट से एमपीज आते हैं और 8 एमपीज जो है यूटी से आते हैं। सो 225 प्लस 8 आर 233 एमपीज प्लस 12 नॉमिनेटेड है। इन टोटालिटी 245 की स्ट्रेंथ इस वक्त राज्यसभा में बैठी हुई है एज वी स्पीक। ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें यूएस कांग्रेस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पार्लियामेंट से, वहां पर भी इसी तरीके से अपर और लोअर हाउस रहता है। तो यूएस कांग्रेस अपर हाउस हैज नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, वहां पर भी अपर हाउस है, सेनेट कहते हैं उसे, वहां पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, सारे इलेक्टेड होते हैं। यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूके में भी 2 हाउसेस हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी हद तक वहीं से इंस्पायर्ड है। मतलब इंस्पायर्ड तो पूरी दुनिया से है, लेकिन क्योंकि यूके ने रूल करा था तो डेमोक्रेसी एक्चुअली वहां से आती है। तो यूके यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब है अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब है लोअर हाउस। तो हमारा लोकसभा उनका हाउस ऑफ कॉमन्स और हमारा राज्यसभा उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड एमपीज। ये यूके की असलियत है। यूएस में अपर हाउस में भी नॉमिनेटेड एमपीज नहीं होते। भारत में दोनों का मिक्सचर है, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं स्टेट्स और यूटीज के, और नॉमिनेटेड एमपीज भी होते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं कि राज्यसभा का एमपी भारत में कौन बन सकता है। आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, तो पॉलिटी में क्या चीज स्टेट करी जाती है कि एक भारतीय नागरिक ही यहां के एमपी बन सकते हैं, या संसद में एक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, या सांसद बन सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। अ पर्सन हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आपका डोमिसाइल जिस स्टेट का है, जिस राज्य को आप बिलोंग करते हैं, आप उसी राज्य से इलेक्शन लड़े, जरूरी नहीं है। आप किसी और राज्य से भी जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे एमपीज होते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा से एमपी बने थे, असम से एमपी बने थे राज्यसभा में। वो तो असम को बिलोंग करते नहीं, वो तो पंजाब को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो असम से राज्यसभा के एमपी बने थे और उस एमपी की पोजीशन की वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट को होल्ड करा। ऐसे बहुत सारे एमपीज हैं। राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के, राज्यसभा के यंगेस्ट एमपी हैं, वो पंजाब से नॉमिनेट हुए हैं। पंजाब से मतलब उनको पंजाब से एंट्री हुई है। स्मृति ईरानी जी जब पहले टर्म 2014 इलेक्शंस में
जब बीजेपी पावर में आई थी, स्मृति ईरानी इलेक्शन हार गई थी, लेकिन उनको राज्यसभा के जरिए एंट्री दिलवाई गई थी। तो इस तरीके से कई सारे एमपीज को राज्यसभा के थ्रू एंट्री दिलवाई जाती है, और वो किसी भी राज्य से हो सकती है। इट कैन बी फ्रॉम एनी स्टेट। सो एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। राज्यसभा की मिनिमम कंटेस्टिंग एज लिमिट जो है वो है 30 साल, 30 इयर्स। 30 इयर्स की अगर आपकी एज है तो आप राज्यसभा के इलेक्शंस जो है वो लड़ सकते हैं। आपको रजिस्टर होना पड़ेगा इलेक्टोरल रोल में ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी इन इंडिया। किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से आप हो सकते हैं, एंड दे नीड नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। उसी राज्य से होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी राज्य से हो सकते हो, प्रोवाइडेड आप सिटीजन हो, 30 साल की उम्र है, इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आ रहा है। इसके साथ साथ एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट बाय पासिंग अ लॉ। The Representation of Peoples Act 1951 specifies additional qualifications। RPA जो है additional qualification specify करता है। किस तरीके से है आप देख सकते हैं। अब कुछ चीजें जो है वो इसके साथ साथ आती हैं। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अगर दे तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी ऐसा एज सच कुछ है नहीं, एज लॉन्ग एज आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो और उनकी गुड बुक्स में हो। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा को अगर देखा जाए, राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो लोकसभा से डिफरेंट होते हैं। अब हम 2024 में हैं, जहां पर अभी 2024 में चुनाव होने वाले हैं। ये जो भी चुनाव होंगे, ये चुनाव डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, जहां पे आप और हम जैसे लोग डायरेक्टली वोट करेंगे इन फेवर ऑफ आर रिस्पेक्टिव एमपी। जो भी हमारी कंस्टिट्यूंसी के एमपी होंगे उनके फेवर में, या जो भी हमारे कंस्टिट्यूंसी के कैंडिडेट होंगे उनके फेवर में हम वोट करेंगे और वो आगे चल के एमपी बनेंगे। ये तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन राज्यसभा की यदि बात करी जाए, राज्यसभा में होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब यह होता है कि राज्यसभा के एमपीज के लिए आप और हम जैसे लोग वोट नहीं करते। राज्यसभा के एमपीज के लिए वोट करते हैं हर एक राज्य के एमएलए वोट करते हैं। तो जैसे पंजाब के जितने एमएलए हैं वो वोट करेंगे अपने प्रतिनिधि को एमपी बनाने के लिए राज्यसभा में। अभी जो चुनाव हुए उस चुनाव के अनुसार जितने भी एमएलए यूपी में बैठे हैं, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, मैक्सिमम एमएलए है, वो सारे एमएलए वोट करेंगे अपने चुनिंदा प्रतिनिधि को राज्यसभा में बिठाने के लिए। इस वजह से इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि हम एमएलए को वोट करते हैं और एमएलए राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो मेथड फॉलो होता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। इलेक्टोरल कॉलेज किसका बनता है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय एमएलएज। कौन वोट करता है? एमएलएज ऑफ द स्टेट। स्टेट्स के एमएलएज जो है वो वोट करते हैं। और सीटों की जो एलोकेशन है राज्यसभा में वो 1971 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार करी जाती है। इट इज अकॉर्डिंग टू 1971। अगर ये चीज 2011 सेंसस के हिसाब से होगी तो यूपी जैसे राज्य की पता नहीं कितनी सीटें हो जाएंगी और केरला की बहुत कम सीटें होंगी। इस वजह से 1971 सेंसस ठीक है। अब जो एक और मेजर डिफरेंस आता है वो है रिप्रेजेंटेशन का। जो बड़े स्टेट्स हैं, क्योंकि एमएलएज वोट करते हैं और जिसके ज्यादा एमएलएज हैं, जाहिर सी बात है उनकी राज्यसभा में वेटेज और जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। तो यूपी के जितने भी वोट्स हैं, जितने भी एमएलएज हैं, वो वोट करेंगे एमपीज के फेवर में, और वो सारे के सारे एमपीज जो है यूपी के जो बैठेंगे वो नंबर ऑफ एमपी ज्यादा होंगे। उसके बाद जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एमपी ऐसे स्टेट्स के होंगे। सबसे कम जो है वो है त्रिपुरा जैसे स्टेट का, जिसका राज्यसभा में सिर्फ एक एमपी है, और यूपी के 31 एमपी हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इसको हम यूएस से कंपेयर करें, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कांग्रेस से, यूएस कांग्रेस का जो अपर हाउस है उसे कहा जाता है सेनेट। इट इज कॉल्ड द सेनेट अपर हाउस। और सेनेट जो कि अपर हाउस है उसमें आप मान के चले यूएस में 50 स्टेट्स है, हर स्टेट से स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं जो कि अपर हाउस में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली 2 एमपीज, उनको सेनेटर कहा जाता है, 2 सेनेटर्स। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, कैलिफोर्निया जैसा बड़ा स्टेट या लगा के चले जैसे कि टेनेसी हो गया, टेनेसी जैसा छोटा स्टेट, या साउथ डकोटा हो गया, नॉर्थ डकोटा हो गया, छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट से भी 2 ही सेनेटर्स आएंगे, कैलिफोर्निया जैसे बड़े स्टेट से भी 2 ही सेनेटर्स आएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। ओनली 3 यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ये पीटी फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखोगे। राज्यसभा में 3 यूटीज है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ओनली 3 यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। अब जो चीज मैंने आपको बताई,
जो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस फॉलो होता है उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PR/STV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब यह है कि आपके जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ रहे हैं, टोटल वोट्स जितने भी पोल हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, जितने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है +1, इस चीज के बेसिस पे आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन निकालते हो कैंडिडेट्स का। तो इस मेथड के जरिए राज्यसभा के एमपीज को चूज करा जाता है। अब एक बहुत कॉमन एमसीक्यू जो इसमें बनता है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, PR/STV। कौन कौन से ऑफिसेज होते हैं इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये 4 दफ्तर है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड फॉर ऑल 4 ऑफिसेज, ऑल 4 टाइप्स ऑफ ऑफिसेज, जहां पर आप क्या निकालते हो, इस तरीके से सीटों को एलोकेट करते हो। सो वोट जो है वो ABCD इस तरीके से प्रेफरेंस आता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप जानते होंगे, इस पे हम एक और वीडियो करेंगे, अभी हम PR/STV की बात नहीं कर रहे। इसमें वोट जो है वो ट्रांसफर होता चला जाता है। अब एक सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि जिस तरीके से लोकसभा के एमपीज का टेन्योर 5 साल होता है, द टेन्योर ऑफ लोकसभा एमपीज इज 5 इयर्स, राज्यसभा के एमपीज का टेन्योर कितना होता है। यहां मैं आपको यह बता दूं कि राज्यसभा के एमपीज का टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइक लोकसभा का जिस तरीके से मेंशन है, राज्यसभा का मेंशन नहीं है। तो राज्यसभा के जितने भी एमपीज हैं, उन एमपीज के बारे में यह चीज स्टेट करी गई है कि 1/3 1/3 एमपीज ऑफ राज्यसभा विल रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स। हर 2 साल में 1/3 एमपीज जो है वो रिटायर करेंगे। तो इसका मतलब जो है, अगर इस कैलकुलेशन से देखा जाए तो एक एमपी की जो टर्म है, जो टेन्योर है, वो 6 साल हो जाती है। इट गेट्स 6 इयर्स। RPA 1951 provides 6-year tenure, 1/3 of members retire every 2 years, ensuring continuity in the chamber। मतलब हर दूसरे साल, हर 2 साल के बाद 1/3 नए नए एमपीज आते रहेंगे। तो 6 साल में पूरा का पूरा राज्यसभा बदल जाएगा, राइट। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तभी इसका एक टेन्योर है। और राज्यसभा के जो एमपीज है, राज्यसभा जो है हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा, अभी चुनाव आ रहे हैं 2024 में, लोकसभा डिसॉल्व किया जाएगा और नया लोकसभा बनेगा चुनाव के बाद। उस तरीके से राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, इट नेवर डिसॉल्व्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। राज्यसभा के रोल को आप ध्यान से देखें। सेफ्टी वाल्व ऑफ इंडिया फेडरल पॉलिटी, हाउस ऑफ एल्डर्स है। कोई भी बिल पास होना होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होता है, अगर नॉन मनी बिल हुआ तो आप समझ के चले, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल्स हैं, वो सारे दोनों हाउसेस से पास होते हुए गुजरते हैं। तो भारत की फेडरल पॉलिटी को ये उसकी स्पिरिट को मेंटेन करता है। उसके बाद रिव्यू एंड रीवैल्यूएशन रोल, यही जो है बिल पासिंग रोल है, रिव्यू करता है, रीवैल करता है। डेलिबरेटिव बॉडी डेलिबरेट करता है। अगर लोकसभा में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, कोई चीज जो है झोंक में पास हो गई या, तो राज्यसभा उस पर डेलिबरेट करेगा, उस पर चिंतन करेगा, सोच विचार करेगा, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। रिप्रेजेंटिंग द वल्नरेबल सेक्शंस, SC, ST, OBC, वुमेन, पुअर, EWS, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। और राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स है जो कि लोकसभा की नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें राज्यसभा की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, जो कि काफी जरूरी है। और इसी वजह से अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में यह कहा जाता है कि राज्यसभा लोकसभा को चेक में रखता है। कोई भी चीज जो है आर्बिट्रेरीली, अपने आप अपनी मर्जी से पास नहीं हो सकती, हर चीज को राज्यसभा चेक में रखता है। यह चीज आप ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें, और इस पे जो PYQ बनता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उस पे भी हम एक बार नजर डालते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2015 का सवाल है। राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो बजट के जरिए पेश करी जाती है, इस पे वोट करने की पावर नहीं है। राज्यसभा कैनॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, डिस्कशन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में डिस्कशन ही तो होता है, और होता क्या है, तो डिस्कस करने की तो पावर होगी होगी। ऐसा तो है नहीं कि डिस्कस करने की पावर आप छीन लोगे। करेक्टनेस बतानी है, वी हैव टू टेल द करेक्टनेस ऑफ दिस।
सो अब बात यह है कि अगर बोला जा रहा है इट कैनॉट डिस्कस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्योंकि मैंने जैसे जैसे बोला डेमोक्रेसी में डिस्कस करने की पावर होती है और तो कुछ होता नहीं। बाकी दोनों चीजें ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था जो नॉन मनी बिल होगा, नॉन मनी बिल पे राज्यसभा की पूरी पावर्स है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्यों ना हो। मनी बिल को लेके, बजटिंग बिल को लेके राज्यसभा की पावर्स नहीं है। यह सवाल पूछा गया था 2015 में, और उसके बाद एक मेंस का जो सवाल बनता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ राज्यसभा इन स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल्स ऑफ आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फंक्शंस को स्ट्रेंथन किया जाए। 150 वर्ड्स में ये इसका मॉडल आंसर है। ये लिख के आप मुझे भेज सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जो भी चीज लिखेंगे उस चीज को डेफिनेटली रिव्यू करा जाएगा जी। तो ये पूरा डिस्कशन था, पूरा एंड टू एंड चर्चा हमने करी है राज्यसभा के बारे में। आई होप यू लाइक्ड इट। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।